तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा सिक्स क्लास सिक्स का साइंस और पाठ है हमारा थ्री चैप्टर थ्री। पाठ का नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी कि वस्त्र बनाने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे इस पाठ में। तो आइए शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, पहली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान की एक प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता थी। ठीक, उस प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला, यानी कि फर्स्ट प्राइज ला लिए वे दोनों। और वे दोनों अत्यधिक उच्च मतलब पूरा खुशी हो गए और प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक खुश हो गए थे और उन्होंने प्राप्त पुरस्कार राशि मतलब कुछ रुपये जीते थे स्कूल में। और उसी रुपये से उन्होंने सोचा कि मैंने अपने माता पिता के लिए, दोनों ने सोचा कि कपड़े खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे, और यह निश्चय कर लिया। ठीक, वे कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर गए। और उन्होंने जब दुकान पे गए तो विस्तृत विविधता देखकर, यानी कि कपड़े की बहुत सारे भिन्न भिन्न देखकर कि क्या क्या कपड़ा खरीदें, कौन सा खरीदें, यहाँ पे दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े, दुकानदार पूछा कि आप उस ऊनी ड्रेस लेंगे या सूती के लेंगे या नायलॉन के लेंगे, मतलब उन्होंने पूछा दुकानदार ने, ठीक ना। समझाया कि कपड़े वस्त्र सूती और संश्लेषित दो प्रकार के होते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकानदार ने, जब वे दुकान में पहुंचे ना, तो दुकानदार ने समझाया उन्हें कि आप क्या लेंगे, ऊनी जैसे लेंगे या सूती के लेंगे। उसके पास ऊनी का मफलर था, उनका क्या था, मफलर, तथा शाल यानी कि जो चादर ओढ़ते हैं वो भी था उनका। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी, रेशम की साड़ियाँ भी थी, रेशमी साड़ियाँ। पहेली तथा बूझों ने अत्यधिक उत्तेजितता दिखाई दे रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने पूरा एकदम लेने के लिए ठान लिया था। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, छुआ, उन्होंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया कि ये कपड़े कैसे बनते हैं, ठीक ना, और इनको पहनने में कैसा लगता है। अंत में उन्होंने एक ऊन का मफलर लिया और एक सूती की साड़ी ले ली। क्या ले ली? ऊन का मफलर और सूती का साड़ी, ठीक, दो चीज़ें उन्होंने खरीद ली। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के बाद पहेली और बूझों ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखा। ये देखिए, कपड़े का दुकान है, उन्होंने देखा, ठीक ना, देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट जो आप लोग लगाते हैं ना, चौकी में चाहे पलंग में, वो बेडशीट, बेडशीट बिस्तर बिछाने की चादर वो बेडशीट कहते हैं। ये देखिए कपड़े का दुकान। उन्होंने देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, यानी कि उनका जो बैग भी था ना, वो बोरे तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से, यानी कि किसी प्रकार के न किसी प्रकार के कपड़े से ही बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित के रूप में की कि कौन सा ऊनी है, कौन सा हमारा कपड़ा ऊन का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा हमारा सूती का है, कौन सा रेशमी है और कौन सा संश्लेषित है। अब संश्लेषित मतलब होता है जो मशीन द्वारा बनाया गया है, ठीक। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? हाँ, हम तो सभी वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं जी। तो आप भी करना सीख जाएंगे इस वीडियो में। देखिए, वस्त्रों की विविधता, यानी कि कपड़ों की अनेक प्रकार जो होती है वो देखिए। क्रियाकलाप, आपने आपने पास के किसी दर्जी की दुकान में जाइए और वहाँ पे दर्जी का जो टुकड़ा होता है ना, जो कपड़े जो काट काट के फेंक देते हैं दर्जी, वहाँ पे जाइए और पूछिए दर्जी वाले को कि भैया ये कौन सा कपड़ा है, सूती का है, रेशमी का है या आपका पॉलिस्टर है, तो वो बताएगा आपको। और इस प्रकार आप एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जो आपने क्रियाकलाप वन में लपेट लेबल लगाया था। इसके सिरे को ढीला धागा तथा टूटने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। सुई के धागे को देखिए, यहाँ पे खींच रहा है ना, देखिए किस प्रकार ये खींच रहा है कपड़े को। बस सुई के धागे तागे तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक, उसके बाद हम लोग को यहाँ में आना चाहिए। तागा दिखाई देने
दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि धागों को, कपड़ा किससे बनता है? धागा से। ये जो धागा है एक एक करके बिने गए हैं तभी जाके यह कपड़ा बना है। कपड़ों से कोई धागा या तंतु खींच रहा है, देख रहे हैं। अब तंतु क्या होता है ये देख लीजिए। तो सूती कपड़े, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। तागा मतलब होता है धागा, ठीक। धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। ये देखिए धागा है, धागे को मेज पर रखिए, एक टेबल पे रखिए। इस धागे को टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से तथा दूसरे सिरे को पकड़ना है और खींच के देखना है। इसकी लंबाई अनुदिश जो दिया गया है यहाँ पे अनुसार अपने नाखून से खींचिए, खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा जो है पतली लकड़ियों से विखंडित हो गया? ये देखिए, अगर इस तरह हो जाता है तो पतली लकड़ियों से भी विखंडित हो जाता है। अगर इस तरह का हो जाता है ना तो क्या होगा? इसमें आपकी सुई धागे को पिरोने का प्रयास करते हैं। समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लकड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारा कठिन हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है ना तो हम लोग सुई को लगाने में दिक्कत हो जाता है ना, हाँ, तो इस तरह हम लोग फिर हाथ से मसल के उसको सुई में डालते हैं, कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा बात आता है कि तंतु क्या है भाई। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लकड़ी भी और अधिक पतली लकड़ी से मिलकर बनी होती है जिसे तंतु कहते हैं। मतलब तंतु क्या है? तो तंतु कपड़े का सबसे छोटा रूप है। क्या है? धागे का छोटा रूप है। तंतु धागे का छोटा रूप है, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक। तो जो सबसे छोटा धागा होता है उसे ही तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं वस्त्र? तो जितने भी धागे होते हैं उन्हीं धागों, जिसे आप सूता बोलते हैं ठेठ भाषा में, उसी से मिलकर बनते हैं। तथा धागे आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अब देखिए, ये जो तंतु होते हैं कपड़ा जिससे बुनते हैं, ये धागे तंतु कहाँ से आते हैं? तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये पेड़ से आते हैं और कुछ जानवरों की खाल से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पादप तथा जंतुओं से। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो इन्हें कैसा तंतु कहा जाता है? प्राकृतिक तंतु। मतलब प्राकृतिक तंतु उन तंतुओं को कहते हैं जो कि पेड़ पौधों से बोलते हैं, जो कि पेड़ों की जो तंतु होते हैं, ठीक ना, हाँ, मतलब वही समझिए कि पेड़ से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु, ठीक। जो पेड़ तथा जंतुओं से प्राप्त हो उन्हें कहते हैं प्राकृतिक तंतु। और एक अभी आएगा आपका जो कि मशीन से प्राप्त होता है, रुई। देखिए प्राकृतिक तंतु में क्या क्या आएगा? रुई आएगा, जूट आएगा। पादपों के प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप से प्राप्त होने वाले तंतुओं के ये उदाहरण है रुई और जूट। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से, ठीक ना। आपने भेड़ का खाल का सुना होगा कि उससे बनाया जाता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। देखिए, खरगोश के बाल, ऊँटों के बाल से भी बनाया जाता है और बकरी के बाल से भी बनाया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु किससे खींचा जाता है? कोकून से। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए, मतलब आज से हजारों साल पहले तक ये जो कपड़ा बनाने के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। केवल जंतु और पेड़ का ही उपयोग होता था, लेकिन अब मशीन का भी होने लगा है। परंतु पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतु निर्माण किया जाता है और इन्हें संश्लेषित किया जाता है।
देखिए संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक तंतु जो कि पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और संश्लेषित तंतु उसे कहते हैं जो मशीन और केमिकल द्वारा बनाया जाता है। ठीक, ये समझिए, इसे हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर का कपड़ा देखे होंगे जो चमकता है बहुत, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन का आपने देखा होगा, रस्सी देखा होगा। उसके बाद इसी प्रकार का एक होता है एक्रिलिन। ठीक, एक्रिलिक भी होता है कपड़ा। संश्लेषित तंतुओं के ये कुछ उदाहरण है जो कि मशीन से बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बूझो क्या बोलता है। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में यानी कि म्यूजियम में इन्हें योद्धा पहनते थे। ये देखिए, ये योद्धा पहनते थे ना। यह जानना चाहते हैं कि क्या ये किसी प्रकार के तंतुओं से बनते हैं, तो नहीं, ये जो है तांबे से बनते होंगे और कुछ कुछ चीज़ें बनते थे। तो ये लोहे के बनते थे, अधिकतर जो युद्ध में पहने जाते थे वे लोहे के बने होते थे, धातुओं के बने होते थे। अब देखिए कुछ पादप तंतु, जैसे कि रुई। रुई पादप किस पेड़ से प्राप्त होता है, पादप मतलब होता है पेड़। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं, तेल के लैंप या फिर डिबिया, आपने घर में डिबी जलाया होगा बचपन में, तो याद होगा, अब तो लाइन आ गया होगा। तो उसके लिए एक लैंप बनाया जाता था। अब भी अगर शाम को अगर आप लोग दीपक जलाते हैं घर में, जिसे दिया बोलते हैं, सांझ अगर देते हैं तो देखा होगा कि संध्या के समय जो रुई लगाते हैं ना, वह किससे बनता है। तो क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं, तो रुई, रुई का उपयोग करते हैं ना दिया जलाने के लिए। रुई का उपयोग गद्दा, रजाई अथवा तकिया में भी किया जाता है रुआ का उपयोग। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर अलग अलग कर दीजिए। ठीक, किनारों को ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए और अलग अलग कर दीजिए और किनारों को ध्यान से देखना है। आपने क्या देखा कि ये छोटी छोटी पतली जो लड़ियाँ बन जाती है गोल गोल, जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, कपास से। ये देखिए रुई, जो डॉक्टर घर में सुई देता है ना रुआ, वो कॉटन भी आपका कपास से ही बना होता है। ठीक, कपास। अब देखिए ये छोटी छोटी लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, ये किससे बनी है, कपास की तंतुओं से। रुई कहाँ से आता है, इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई कहाँ से आता है दोस्तों, तो ये जो कपास होते हैं, कपास खेतों में उगाए जाते हैं और भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। ठीक, साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। काली मृदा में कपास उगाया जाता है। कैसी मृदा में, काली मृदा में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काली मृदा में। किसी मिट्टी में, जिस मिट्टी का रंग काला हो उसी में कपास उगाया जाता है, जैसे कि गुजरात की मिट्टी है। जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, तो अभी आपको मैंने बताया ना, गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की, मतलब नींबू के बराबर होता है, नींबू के समान दिखाई देगा। पूर्ण परिपक्व पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये होता है कपास की खेती इस प्रकार। आपने अगर गुजरात के होंगे आप में से कोई, तो देखे होंगे अपने घर तरफ। ठीक, खुल जाते हैं, पूर्ण परिपक्व होने पर वे टूटकर खुल जाते हैं। तथा अब कपास तंतुओं से ढक बिनोले बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है, वास्तव में तो मैंने नहीं देखा है क्योंकि गुजरात में नहीं गया हूँ। आप लोगों में कोई गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, इस श्वेत कपास के परिपुल्लों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम में ढक लिया हो। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ का यहाँ पे टुकड़ा गिर गया हो। ठीक, देखने में लगता है ना। ये देखिए कपास के खेत है, ये कपास की खेती होती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो साधारणतया इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब हाथ से इनको पहले निकाला जाता है। इसके बाद फिर बीजों को
कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे कि ये देखिए कंकतन से अलग कर रहा है, अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। मतलब कपास को अलग करना और छोटे छोटे गोलों में बांटना कपास ओटना कहलाता है। ठीक, कपास ओटना मतलब कि कपास को अलग करना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। किससे ओटी जाती है? मतलब पुराने ज़माने में हाथों से ओटी जाती थी, अब तो मशीनें भी आ गई हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल सभी चीज़ मशीन से होने लगा है दोस्तों, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जूट, जूट को बोलते हैं पटसन। ठीक, तो अब जानेंगे हम लोग जूट के बारे में। जूट पटसन, पटसन तंतु को जूट पटसन को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये देखिए पटसन का पादप है, पटसन का पौधा है। ठीक, और इसी से जूट को प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट की खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में, यानी कि सावन के महीने में। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। पटसन को कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में। ठीक, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। और कपास कहाँ उगाया जाता है? गुजरात में। और पटसन पश्चिम बंगाल में। ठीक, सामान्यतया मतलब जो पटसन का फसल होता है उसको पुष्प अवस्था यानी कि जब फूल देता है उसी समय काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात मतलब कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। किसमें डुबोकर रखा जाता है? जब पटसन को काट दिए, जब वह फूल के रूप में था पटसन, उसी समय हम लोग काट दे रहे थे, जब फूल दिया उसी समय काट दिए, फिर उसको कुछ दिनों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने पर जो तने होते हैं वह गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। जब वे गल जाते हैं, इनके जो तंतु होते हैं यहाँ पे गल जाते हैं, तब उसको हाथ से पकड़ के अलग कर देते हैं और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में बदल दिया जाता है, धागे बना लिया जाता है। और ऐसा करके जो फिर आगे हमारा कपड़ा बनने जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? अब यह पूछ रहा है कि ऐसा कैसे किया जाता है। ये देखिए, सूती धागे की कताई, सूती धागे जो है उसकी कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे बनाइएगा, चलिए क्रियाकलाप में जानते हैं। तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशा को अलग अलग ऐंठन की तरह रखिए। देखिए क्रियाकलाप को करना जरूरी नहीं है। रेशा से धागा को बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जब रेशा होता है उससे धागा बनाया जाता है। रेशा मतलब छोटा छोटा एक एक बित्ता का, एक एक हाथ का जो धागा होता है उसी को रेशा बोलते हैं। ठीक, जैसे कि नारियल का रेशा हो गया। उसी तरह जब रेशे को और धागा बनाया जाता है, जब रेशे को धागा बनाया जाता है, ठीक ना, तो उसे कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठन ऐंठते हैं। आपने घर में भी बनाया होगा अगर आप कोई किसान परिवार से होंगे तो। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे हाथ से भी करते हैं, जिसे तकली कहते हैं। मतलब जो हाथ से धागा को करते हैं, रेशे को हाथ से धागा बनाते हैं, उसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित तकाई का उपयोग वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। गांधी जी ने चरखा बनाया करता था। ये देखिए चरखा है ना, हाँ, तो इसी प्रकार चरखा से बनाया जाता था। अब देखिए चरखा भी है जिससे क्या किया जाता है? रेशे से धागा बनाया जाता है। चरखे के उपयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। इसलिए गांधी जी को चरखा के साथ ही फोटो खींचा जाता है। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयोजित कपड़े का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। विदेशी कपड़ों को हम लोग पहनने के लिए मना किया था,
लेकिन हम सभी क्या करते हैं, पहनते हैं, विदेशी चीज़ें खरीदते हैं, विदेशी मोबाइल खरीदते हैं। क्या कीजिएगा, समय के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है ना। खादी के लिए प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी को बढ़ावा, खादी जितने भी कपड़े होते हैं, खादी के कपड़े, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, खादी जो है हमारे देश में बनता है, इसलिए संगठन 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। 1956 में इसकी स्थापना की गई, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रेशों से धागा बनाया जाता है, चरखा को देख लीजिए। ठीक, बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। अब तो मशीनें आ गई, इसलिए हम सभी चरखों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मशीनों ने इसकी जगह ले ली। जहाँ पे मतलब चरखे से उपयोग से आप अगर 2 घंटे में 2 किलो धागा बुनते थे, तो वो 2 मिनट में ही काम कर दे रहा है मशीन। इसलिए सब आदमी आजकल मशीन का उपयोग करता है। बृहद पैमाने पर धागों की कताई के लिए मशीनों की सहायता किया जाता है। कताई के बाद धागों को वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोकून से निकालते हैं, उसके बाद रेशे बनाते हैं, रेशे बनाने के बाद धागा बनाते हैं, धागा बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक, अब धागे से वस्त्र तक, यानी कि जो धागा हो गया उसको अब कपड़ा कैसे बनाया जाता है। तो धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें 2 प्रमुख विधि है। पहला है बुनाई और दूसरा है आपका क्या है, दूसरा है एक विशेष प्रकार की बुनाई। पहला है बुनाई और दूसरा है एक विशेष प्रकार की बुनाई। तो आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। यानी कि जब धागों को, बहुत सारे धागों को एक साथ रख के बुना जाता है ना, तो उसे ही बुनाई कहा जाता है। जब बहुत सारे धागों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे ही बुनाई कहते हैं। ठीक, आप लोगों में से बहुत से लोग कपड़ा बिनने जानते होंगे। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5, विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पर चित्र में देखिए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र में दिखाई अनुसार रेखाएं खींचिए। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र, अभी दिखा देंगे, खींचिए। तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.1.2 में दिखाई खींचना है। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट पट्टी की एक एक करके शीट को कटवा दीजिए। ये जरूरी नहीं है, ये देखिए, ये बोल रहा है कि इस प्रकार कुछ शीट काटना है और इस प्रकार आप बिनना सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये 2 पेपर लिया, उसको काट दिया, पेंट कर लिया था। ठीक, और एक एक कर को इस प्रकार काट के इस प्रकार ये बुन के दिखा दिया। आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों कागज से। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं दिखाई गए अनुसार बुनिए। मैं पट्टियों में बुनने के पश्चात नमूना को दिखाया। इसी ढंग से धागों को 2 सेटों से बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। वस्त्र बुनना आप भी जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। जो धागे होते हैं ना, वो बहुत पतले होते हैं। आपने देखा होगा किसी वस्त्र से अगर धागे को खींचते होंगे तो इसी ढंग से धागे के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। किसमें किया जाता है, करघा पर। वस्त्र किससे बुना जाता था दोस्तों, करघा पर। ये देखिए, हाथ करघा, हाथ से जो है कपड़ा बुनती थी। ये देख रहे हैं, हाथ करघा, इसी तरह से कपड़ा बुना जाता था। लेकिन अब मशीन आ गया है हाथ करघा पर भी। करघे तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत चालित। करघा हाथ से भी चलाया जाता है और विद्युत से भी। एक विशेष प्रकार की बुनाई, अब देखते हैं क्या है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई
नीटिंग में की जाती है, यानी कि सुई में की जाती है। किसी एक धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। उपयोग में किया जाता है, एक टुकड़े को बुनने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? क्या आपने ऐसा करते तब क्या होता? देखिए, जब आप खींचते हैं किसी मोजे को तो वहाँ पे ऊन निकलने लगता है, ऊन का एक धागा निकलने लगता है। एकल धागा लगाकर खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। ये देखिए, आप में से बहुत से लोग स्वेटर बुनना भी जानते होंगे, मफलर बुनना भी जानते होंगे, मोजा भी बुनने जानते होंगे, रुमाल भी बुनने जानते होंगे ना। ऐसे हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो भारत में बहुत प्रकार की यहाँ पे कपड़ों की फैक्ट्रियाँ भी हैं। पहले यह जानना चाहती थी कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी प्रकार का वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? अब देखिए, जो नारियल हम लोग खाते हैं ना, उससे भी क्या बनता है? नारियल का धागा। आपने देखा होगा, नारियल का धागा अक्सर लोग पेंट उंट के काम में लाते हैं, रस्सी को बांधने के काम में लाते हैं नारियल का धागा। वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब हम लोग इतिहास जानेंगे कि कपड़े का इतिहास क्या है। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल मतलब कि पुराने समय में पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व यानी कि कपड़ों के विषय में पहले के प्रमाण से ऐसा लगता है, पहले के कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल पहनते थे। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले लोग क्या पहनते थे? वृक्षों की छाल पहनते थे, ठीक ना। उसके बाद क्या करने लगे? वृक्षों की छाल पहनने लगे, बड़ी बड़ी पत्तियां पहनते थे, जंतुओं के चाम पहनते थे, जैसे कि शेर का चाम हो गया, उसके बाद हिरण का छाल हो गया, छाल को पहनते थे और मसूर से अपने शरीर को ढकते थे। आगे देखेंगे, समूर के ढकने के बाद कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलिया टोकरी बनाना सीख लिया। अब क्या करने लगे? घास की चटाई बनाने लगे लोग, उसके बाद फिर टोकरी बनाने लगे, डलिया बनाने लगे। लताओं जंतुओं यानी कि जो लत होते थे उनसे ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठने कर लंबी लड़ियाँ बनाने लगे। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। फिर पूर्व में भारतवासी रुई से वस्त्र बनाने सीख गए, ठीक। वस्त्र के पहनते थे जो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र, जो मिस्र होता है, मिस्र देश, ओम ओम प्राचीन मिस्र एक देश है। वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि की जाती थी। नील नदी का आपने नाम सुना होगा, बस नील नदी के सामने फ्लैक्स की खेती की जाती थी। नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोगों को क्या करना नहीं आता था? सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने वस्त्रों की जो सिलाई का जो सुई आया, उसके बाद लोगों ने क्या आविष्कार कर लिया? लोगों ने हाथों से सिलाई करने की आविष्कार कर लिया। उसके करने के पहनने कपड़े पहनने लगे, तैयार कर लिया, कपड़े तैयार कर लिए। इस आविष्कार के पश्चात धीरे धीरे लोग जो है कपड़ों की बहुत सी अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनने लगे। परंतु क्या आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगी तथा पगड़ियाँ का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तो सिलाई नहीं, अब क्या किया जाता है? डायरेक्ट मशीन से सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, जिस प्रकार अलग अलग
लोग मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ खाते हैं, ठीक, खाते हैं ना। कहीं पे इडली डोसा खाता है, तो कहीं पे आलू चॉप सिंघाड़ा खाता है, तो कहीं पे कचौड़ी खाता है, तो कहीं पे ढोकला खाता है, तो कहीं पे मोमोज खाता है। उसी प्रकार अलग अलग देश के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हम लोग के झारखंड बिहार में क्या पहनता है, उत्तर प्रदेश में लोग सिंपली साड़ी पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। और अगर आप राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ पे घाघरा चोली पहनता है, गुजरात में घाघरा चोली पहनता है, ठीक ना। उसके बाद पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ पे सलवार पहनते हैं। और पुरुष क्या पहनते हैं, वो खलीता पजामा पहनते हैं। तो सभी प्रकार के लोग अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं कि एक बार कपास फिर से कपास का गोलक को क्या करते हैं, ओटना कहते हैं। फिर रेसे से कताई किया जाता है, उसके बाद धागा बनाया जाता है, फिर धागे से को बुनाई किया जाता है। और बुनाई के बाद फिर आपका वस्त्र बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सारांश को पढ़ लेंगे। सारांश क्या है तो देख लीजिए। वस्त्र सामग्री वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों की विविधता होती है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के कपड़े होते हैं और उनकी जो अलग अलग सामान भी होता है। जैसे कि सूती के वस्त्र हो गए, रेशमी वस्त्र हो गए, ऊनी के वस्त्र हो गए, पॉलिस्टर के वस्त्र हो गए। दूसरा, वस्त्र धागों से बनते हैं। वस्त्र किस मतलब कपड़ा किससे बनता है, धागा से, जिन्हें तंतुओं से बना जाता है। कपड़ा बनता है धागा से, और धागा बनता है रेशे से, और रेशे बनते हैं तंतुओं से, ठीक। आगे देखेंगे। तंतु तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित। तंतु प्राकृतिक भी होती है और संश्लेषित भी होती है। जो पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है वह प्राकृतिक हो गया, और जो मशीनों से बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है, वो हो गया संश्लेषित। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतु है। जो नायलॉन है ना, सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहले संश्लेषित रेशा का नाम था नायलॉन, ठीक। मतलब सबसे पहले बनाया गया रेशा था नायलॉन। जूट और जूट रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ों से। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब कि जो तंतु होते हैं जिससे कपास से प्राप्त किया गया या जूट से प्राप्त किया गया, उन तत्वों को धागा बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं, सूत कताई बोलते हैं ना। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, ठीक। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे कपड़ा बनता है। अब आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ऐसे तो मैं आपको इन सभी का नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ डेली, इसका नोट्स भी दे देता हूँ। तब यहाँ पे देखते हैं अभ्यास। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्राकृतिक रेशा है और कौन सा संश्लेषित है, यानी कि कौन मशीन से बनाया गया है और कौन जो है पेड़ पौधों से बनाया जाता है। तो नायलॉन मशीन से, यानी कि संश्लेषित हो गया। ऊन, रुई, रेशम, ये तीनों क्या है, ये हो गया तीनों प्राकृतिक। पॉलिस्टर हो गया आपका फिर मशीन से, और पटसन हो गया आपका जो है प्राकृतिक, ठीक। तो नायलॉन और पॉलिस्टर दो यहाँ पे संश्लेषित है, बाकी सभी क्या है, प्राकृतिक। नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य, सही है या गलत है, आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही बात, तंतुओं से ही धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, हाँ। कताई वस्त्र बनाने का एक काम है, हाँ, सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण है, जूट नहीं, ये गलत है। आगे देखेंगे। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को, यानी कि रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही बात है। जब रुई से बीज को हटाया जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना, 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 ठीक, याद रखिएगा। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, मतलब कि कपड़ा का एक टुकड़ा बनता है, सही बात है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम के जो तंतु होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, पादप के तने से।
सही है। आगे देखेंगे, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक है? नहीं, गलत है। पॉलिस्टर क्या है? कृत्रिम है, यानी कि मशीन द्वारा बनाया जाता है। आगे देखेंगे तो आगे आता है हमारा रिक्त स्थान को भरना है। खाली स्थान है यहाँ पे, से प्राप्त तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि और से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि पादप तंतु, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए पादप तंतु में रुई और पटसन से प्राप्त पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया रिक्त स्थान में? पहला में कि रुई और पटसन यानी कि जूट, रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। और ख में होगा आपका कि यहाँ पे जंतु से प्राप्त किया जाता है। जंतु से प्राप्त किए जाते हैं रेशम और ऊन। ठीक, रेशम और ऊन जंतु से जानता मतलब जंतु तंतु हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने इसको गलत बता दिया। तो ये होता है कि रेशम के जो तंतु होते हैं ना, वो तने से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। जूट को तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक, पटसन को। अब आगे देखेंगे, रुई तथा जूट जिसे पटसन भी कहते हैं, पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किया जाता है रुई और जूट। रुई को प्राप्त किया जाता है गोलक से और जूट को तने से। ठीक, रुई को गोलक से और जूट को तने से। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल की रस्सी बनती है, गद्दा बनता है। अब दो दे दीजिए, अच्छा रहेगा। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो आपको बताना है कि तंतुओं से धागा कैसे बनता है। सबसे पहले तंतुओं से धागा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सूत काटते हैं। उसके बाद उसको सूत काटने के बाद फिर सबसे पहले तो पटसन का प्रक्रिया वाला बताइए कि पटसन को पानी में भिगोने देते हैं। भिगोने के बाद फिर अलग कर देते हैं हाथों से। उसके बाद फिर अलग करने के बाद उसको सूत काटते हैं, रेसे बनाते हैं। रेसे से फिर क्या बनाते हैं? उसके बाद धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद फिर उनको वस्त्र बनाया जाता है। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपको लिख देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, आगे बढ़िए, देश को भी बढ़ाइए, खुद भी बढ़िए।